हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 मनी स्टडी करने वाले हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो जिसने नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ एक्सरसाइज की भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 सबकी एक्सरसाइजेस अवेलेबल है चैनल पर, आप देख सकते हैं। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और अपनी डाउट एंड डिफिकल्टीज़ को वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। पार्ट 1 वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया था डिफिकल्टीज इन द बार्टर सिस्टम, और पार्ट 2 वीडियो के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ मनी। तो चलिए शुरू करते हैं। एवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एवोल्यूशन एंड नॉट बाय रिवोल्यूशन। एवोल्यूशन ऑफ मनी, कभी आपने सोचा जो आज हम मनी यूज़ करते हैं उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, वो मनी कैसे आया? पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया कि बार्टर सिस्टम पहले के ज़माने में, ओल्डन डेज में चलता था। वहाँ पर लोग एक दूसरे के प्रोडक्ट एक्सचेंज करते थे, गुड्स को और गुड्स को जो है एक्सचेंज किया जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल बार्टर सिस्टम के अंदर क्या होता था, देखिए बार्टर सिस्टम के अंदर एक पर्सन के पास राइस है तो इस पर्सन को राइस देगा और इन रिटर्न ये मिल्क ले लेगा, ठीक है। तो ये था बार्टर सिस्टम जहाँ पर कहीं पे भी मनी का यूज़ नहीं होता था। लेकिन अब जब हम मनी का यूज़ करते हैं मॉडर्न टाइम के अंदर, तो क्या आपने सोचा कि ये मनी कहाँ से आया, कैसे आया, किसने बनाया? तो हम इस वीडियो में बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ मनी पढ़ने वाले हैं। मनी का इवोल्यूशन हुआ तो हुआ कैसे? कैसे आज हम जो डिजिटल पेमेंट करते हैं, डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, मनी जो हम जो नोट्स यूज़ करते हैं वो कैसे आए? तो जब हम टाइप्स ऑफ मनी स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में कौन सा मनी यूज़ होता था, फिर ओल्डन डेज में क्या यूज़ होता था, एंशिएंट टाइम में क्या यूज़ होता था, कैसा मनी यूज़ करते थे लोग। और आज के टाइम पे तो आप सभी को पता है कि हम सब ज़्यादा से ज़्यादा आजकल डिजिटल पेमेंट करते हैं। तो हम शुरू करते हैं एवोल्यूशन ऑफ मनी के साथ। मनी हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एवोल्यूशन। ये आपको याद रखना है कि ये एवोल्यूशन हुआ है मनी का। डेवलपमेंटल चेंजेस की वजह से जो है ये मनी आया है एग्जिस्टेंस के अंदर। रेवोल्यूशन नहीं हुआ है, हमने किसी भी चीज़ के लिए रिवोल्ट नहीं किया है, ये आपको याद रखना है। ये मनी कैसे आया है एग्जिस्टेंस में? बाय एवोल्यूशन, चेंजेस की वजह से। विद द पैसेज ऑफ टाइम कमोडिटीज़ जो यूज़ करी जाती थी एज अ मनी वो भी चेंज हो गई हैं। क्यों चेंज हो गई हैं? क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द टाइम एंड डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है सिविलाइजेशन का, जैसे जैसे लोगों की नीड बदल रही है, टाइम बदल रहा है, उसकी वजह से लोगों की नीड बदल रही है और इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है सोसाइटी के अंदर, सिविलाइजेशन के अंदर, आप देखोगे तो वैसे ही जो कमोडिटीज़ हैं जो यूज़ की जाती थी एज अ मनी वो भी यहाँ पर चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट। अब हम स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मनी। टाइप्स ऑफ मनी के अंदर आपको दिया गया है फर्स्ट वन एनिमल मनी। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंदर क्या होता था, एनिमल मनी को यूज़ किया जाता था एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल काव को यूज़ किया जाता था, गोट को यूज़ किया जाता था, शीप को यूज़ किया जाता था एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल कोई किसी को फॉर एग्जाम्पल काव देगा तो उसको उसके बदले में क्या मिल जाएगा, वीट, या फिर आपको कोई भी जो प्रोडक्ट चाहिए है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने देखा था ना बार्टर सिस्टम के अंदर क्या होता था, लोग एक दूसरे की गुड्स और गुड्स यहाँ पर एक्सचेंज करते थे बार्टर सिस्टम के अंदर। तो बार्टर सिस्टम के अंदर क्या होता था, बेसिकली गुड्स और गुड्स का एक्सचेंज होता था, वहाँ पर कोई भी मनी का यूज़ नहीं होता था। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको बताया गया है कि एनिमल मनी एक टाइप था, एनिमल मनी, जहाँ पर काव, गोट, शिप इनका यूज़ होता था एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। काव को देंगे या फिर गोट को देंगे और बदले में जो भी उनको सामान चाहिए है, वो जो है गुड्स चाहिए हैं वो ले लेंगे। लेकिन इनके साथ में एक डिफ़िकल्टी भी थी जिसकी वजह से जो है एनिमल मनी थोड़े दिन बाद यहाँ पर जो है बंद हो जाता है और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट वाला कमोडिटी मनी आ जाता है। देखोगे कि एनिमल मनी के साथ में ना प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ही ना कमोडिटी मनी एग्जिस्टेंस में आया है। अब ये प्रॉब्लम क्या थी पहले हम वो देखते हैं। एनिमल मनी के साथ में एक प्रॉब्लम थी इनडिविजिबल नेचर, ठीक है, इनडिविजिबल नेचर था उनका, एनिमल्स का। अब देखो अगर मुझे हाफ सैक ऑफ व्हीट चाहिए है तो क्या मैं इस गोट को हाफ कर सकती हूँ? तो ये जो एनिमल्स थे ना इनके साथ एक प्रॉब्लम थी, इंडिविजिबल नेचर होने की वजह से अगर मुझे हाफ सैक ऑफ व्हीट चाहिए ना तो मैं इस गोट को हाफ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इनका इंडिविजिबल नेचर है। मैं कोई भी प्रोडक्ट को हाफ कर सकती हूँ लेकिन ये जो एनिमल्स होते हैं इनका इंडिविजिबल नेचर होता है, हम इनको हाफ थोड़ी कर सकते हैं, हम इनको डिवाइड नहीं कर सकते हैं।
हम इनको डिवाइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये लिविंग स्टॉक्स हैं। अब जब हम लिविंग स्टॉक को डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो अगर हमें थोड़ा प्रोडक्ट चाहिए, मतलब थोड़े गुड्स चाहिए हैं या आधा सामान चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसी वजह से आप देखोगे कि जो सेकंड वन हम पढ़ेंगे कमोडिटी मनी, यहाँ पे आप देखोगे कि इसकी वजह से यहाँ पे कमोडिटी मनी जो है एग्जिस्टेंस में आता है। कमोडिटी मनी, in olden days the commodities to be used as money were dependent upon climatic condition and culture. For example, animal skin, grains, shells, feathers, tusk, salt, rare articles and stones were used as medium of exchange. अब आप देखोगे कि ओल्डन टाइम्स के अंदर क्या हुआ, कमोडिटीज़ को यूज़ किया जाने लगा एज अ मनी, और ये डिपेंड करता था कि आप जहाँ पर ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, कमोडिटीज़ जो भी यूज़ हो रही हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होंगी। कमोडिटीज़ जो यूज़ हो रही हैं क्लाइमेटिक कंडीशन और कल्चर के ऊपर। क्लाइमेटिक कंडीशन से आप ये भी देख सकते हो कि जैसे अगर कोई एरिया है जहाँ पर सी है, समुद्र इलाका है और वहाँ का कल्चर थोड़ा अलग है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा शेल्स मिलेंगे उनको, तो वो शेल्स को कमोडिटी मनी के रूप में यहाँ पे यूज़ करते थे ज़्यादा। फेदर्स यूज़ करते थे कमोडिटी मनी के अंदर, आपको बताया है। फेदर्स को भी यहाँ पे यूज़ किया जाता था एज अ कमोडिटी मनी और एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज़ किया जाता था। फेदर्स को, टस्क को, ग्रेन्स को भी यहाँ पे यूज़ किया जाता था। लेकिन इनके साथ में भी एक प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज ऑफ सच कमोडिटीज़। हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक स्टोर कर नहीं रख सकते। हम एनिमल की स्किन जो यूज़ की जाती थी कमोडिटी मनी और एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो एनिमल स्किन यूज़ की जाती थी, उसको हम बहुत ही ज़्यादा दिन तक स्टोर कर नहीं रख सकते। प्रॉब्लम है स्टोरेज की। और इसी के साथ साथ जैसे शेल्स हो गए, ग्रेन्स हो गए, फेदर्स हैं, इनके साथ में भी प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज है। इन सारी के सारी कमोडिटीज़ के साथ। इसी की वजह से जो है अब यहाँ पर मेटालिक मनी जो है एग्जिस्टेंस में आता है। देखिए कैसे कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंटल चेंजेस हो रहे हैं मनी के। तो यहाँ पे मेटालिक मनी एग्जिस्टेंस में आता है। मेटालिक मनी जो है ड्यूरेबल मेटल्स से बना हुआ था, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम। अब यहाँ पर आप ये जो इमेज देखोगे मैंने जस्ट फॉर रेफरेंस लगा कर रखी है, ठीक है, रेफरेंस के लिए है बस ये। मेटालिक मनी जो था, अब यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें भी एक डिफ़िकल्टी थी क्योंकि स्कैरसिटी था। ये जो प्रेशियस मेटल्स है ना, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, निकल, ये सारे स्कैरसिटी थी इन मेटल्स की। और इसी के साथ साथ आप देखोगे कि लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी थी, मतलब एक छोटा सिक्का होगा, एक बड़ा होगा मेटालिक मनी, कोई ज़्यादा हैवी होगा और कोई नहीं होगा। तो इससे क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी नहीं आती है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी थी मेटालिक पीसेस के अंदर। तो इससे क्या होता है, मेटालिक कॉइन्स यहाँ पर जो है एग्जिस्टेंस में, तो इसलिए मेटालिक कॉइन्स यहाँ पर आप देखोगे कि एग्जिस्टेंस में आते हैं। एंशिएंट टाइम के अंदर बहुत सारे रूलर्स हुआ करते थे, बहुत अलग अलग किंगडम के, जो यहाँ पे स्मॉल पीसेस मेटल्स यूज़ करते थे और अपनी सील्स उसके ऊपर एफिक्स कर देते थे, मतलब लगा देते थे ऊपर से ठप्पा, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ठीक है। ये भी सील किया हुआ एक सिक्का है, यहाँ पे मोहर लगी हुई है, किसी का तो फोटो बना हुआ है यहाँ पर, आप जस्ट रेफरेंस के लिए देखो। अब आप देखोगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, टाइम यहाँ पर जो है बदल रहा है, मॉनेटरी सिस्टम को जो है गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने, और जो है इनको यूनिफॉर्मिटी और लीगल स्टेटस दिया मेटालिक कॉइन्स को। इसी के लिए अब जो है मेटालिक कॉइन्स को यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया है दो अलग अलग यहाँ पर पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स, और सेकंड हम पढ़ेंगे टोकन कॉइन्स। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स। तो ये जो कॉइन्स हुआ करते थे, इसमें आप देखोगे कि फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या थी, इक्वल थी। फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू सेम, मतलब अगर आपने फॉर एग्जांपल देखे होंगे, जब आप धनतेरस, दिवाली में जो गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन लेकर जाते हो, उसके ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है सिक्के के ऊपर, फॉर एग्जांपल 5000, तो उसके अंदर भी गोल्ड जो है 5000 रुपीज़ का मेटल जो है उसके अंदर रहता है। मतलब उसकी जो फेस वैल्यू है, ये है फेस वैल्यू, और ये है इंट्रिंसिक वैल्यू, ये दोनों जो है इक्वल होती है, ठीक है। ये क्या होती है, दोनों भी इक्वल होती है। फेस वैल्यू इंडिकेट करती है एक्सचेंज वैल्यू फिक्स्ड बाय द इशूइंग अथॉरिटीज। द कॉइन्स आर मेड आउट ऑफ प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। अब आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जब भी आपको स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स बोलेंगे तो आपको याद रखना है कि ये प्रेशियस मेटल से बने होते थे, और इसी के साथ साथ इसकी जो फेस वैल्यू है इक्वल होगी इंट्रिंसिक वैल्यू से।
अब हम देखेंगे टोकन कॉइन। टोकन कॉइन जो आज जो हम यूज़ करते हैं ना, 5 रुपीज़ का कॉइन, 10 रुपीज़ का कॉइन, 20 रुपीज़ का कॉइन, आपको हमेशा याद रखना है जो आज हम यूज़ करते हैं वो सारे के सारे कॉइन जो हैं वो क्या है, टोकन कॉइन्स के अंदर आते हैं। जो हम 5 रुपीज़ का यूज़ करते हैं, 10 रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का जो कॉइन हम यूज़ करते हैं वो टोकन कॉइन है। ये याद रखो हमेशा सब लोग, तो आपको बिल्कुल भी जो है दिक्कत नहीं आएगी। अब इनका जो फेस वैल्यू होता है ना, अच्छे से सुनना, फेस वैल्यू हायर होता है लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू जो है लो होता है। कैसा होता है? फेस वैल्यू हाई होता है लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू लो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक 10 रुपीज़ का कॉइन है, ठीक है, इसके ऊपर 10 रुपीज़ लिखा है लेकिन इसके अंदर जो मेटल यूज़ किया गया है वो लो और चीपर क्वालिटी का है, जिसकी वजह से वो जो मेटल और जो मेटल उसके अंदर यूज़ किया गया है ना वो लो क्वालिटी का है, और वो जो है उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कम है लेकिन उसकी फेस वैल्यू ज़्यादा है। मतलब अगर आप ये 10 रुपीज़ का कॉइन लेके जाओगे तो आपको 10 रुपीज़ की कोई भी गुड्स मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको पिघला दोगे ना तो इसका जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इसका जो मेटल यूज़ किया गया है वो बहुत ही चीपर क्वालिटी का है, जैसे एल्युमिनियम, निकल, ये जो चीपर मेटल्स होते हैं। इसलिए ये जो कॉइन है इसे टोकन कॉइन बोला गया है, क्योंकि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है बहुत लो है। इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है कैसी है? बहुत लो है। ये चीपर मेटल्स के बने होते हैं, और इंडिया के अंदर जितने भी सर्कुलेशन में जो है कॉइन्स हैं जो आज हम यूज़ करते हैं वो सारे के सारे टोकन कॉइन्स हैं। अब टोकन कॉइन्स के साथ भी यहाँ पर आप देखोगे कि जो है डिफ़िकल्टी है, डिफ़िकल्टी इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टोकन कॉइन्स गिव राइज टू पेपर मनी। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। आप अगर सोचो, अगर आपको 10,000 रुपीज़ लेके जाने और आप टोकन कॉइन्स के अंदर लेके जाओगे तो कितने ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएंगे, भारी हो जाएगा। जो हम जिसमें भी फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे समझो इसमें लेकर जा रहे हैं इतने सारे कॉइन्स, तो ये बहुत ज़्यादा हैवी बल्कि हो जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन हम बहुत सारे टोकन कॉइन्स का नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे कि जो पेपर मनी है वो यहाँ पर आता है। पेपर मनी कंसिस्ट करता है पेपर करेंसी इशूड बाय गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री कौन सी है अगर आपको पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर पेपर करेंसी कौन कौन इशू करता है? सेंट्रल बैंक और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन आपको याद रखना है जो मैंने हाईलाइट किया है पॉइंट, इन इंडिया 1 रुपी नोट एंड ऑल दी कॉइन्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो हाईलाइटेड लाइन है ये फिलअप पे भी आती है, तो आपको ये याद रखनी है कि इंडिया में 1 रुपी नोट और ऑल दी कॉइन्स जो है इशू कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो करेंसी नोट्स होते हैं ना हायर डिनोमिनेशन के, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखो ये जो नोट आपको यहाँ पर दिख रहा है 2000 रुपीज़ का, मतलब ये हायर डिनोमिनेशन का है। जितनी ज़्यादा वैल्यू वो हायर डिनोमिनेशन कहलाती है। और यहाँ पे आप देखोगी 100 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़ नोट, 20 रुपीज़ नोट, ये सारे जो हायर डिनोमिनेशन के जो है करेंसी नोट्स होते हैं उसको सेंट्रल बैंक इशू करती है। सेंट्रल बैंक मतलब मैंने आपको बताया RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इशू करती हैं। लेकिन पेपर मनी के साथ भी यहाँ पर डिफ़िकल्टी है, इनकन्वीनियंस इन हैंडलिंग एंड रिस्क ऑफ शेयरिंग, रिस्क ऑफ। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर पेपर मनी के साथ भी यहाँ पर डिफ़िकल्टी है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ इनकन्वीनियंस ऑफ हैंडलिंग और स्टोरिंग पेपर मनी में गिव राइज टू बैंक मनी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे पेपर मनी लेकर जाना है 5 लाख रुपीज़ महाराष्ट्र से गुजरात, तो ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, ठीक है। मुझे अगर महाराष्ट्र से गुजरात जाना है और मुझे 5 लाख रुपीज़ लेकर जाना है पेपर करेंसी के रूप में, ये सारे के सारे 2-2 हज़ार के नोट में से बैग में लेकर जा रही हूँ, तो मुझे क्या डर रहेगा? मुझे डर रहेगा कि कोई उसे चुरा ना ले, ठीक है। ये तो हो गया हैंडलिंग का कि हम इतने ज़्यादा पैसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। और एक और एग्जांपल है, दूसरा वाला एग्जांपल में एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ स्टोरिंग का, ठीक है, स्टोरिंग का। अब आप देखो कि इतना सारा जो है मनी 5 लाख रुपीज़ अगर मैंने अपने घर में रखा है, ठीक है, घर में रखा है, तो इससे क्या होगा? मुझे डर लगेगा कि मेरे घर में से कोई पैसे चुरा ना ले। तो इससे क्या होता है, ये जो सारी प्रॉब्लम थी इसको सॉल्व करने के लिए बैंक मनी आता है और क्रेडिट मनी आता है। बैंक मनी मतलब बैंक में जो है
लोग पैसे जमा करते हैं, ये आप सभी को पता है, आपके मॉम डैड भी करते होंगे। और बैंक में अकाउंट होता है बहुत सभी लोगों का, मोस्टली आजकल तो बहुत ही कम लोगों का ऐसा होगा जिनका बैंक में अकाउंट नहीं है, बाकी सब लोगों का बैंक में अकाउंट होता ही है। बहुत अलग अलग बैंक आती हैं, जैसे एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, कैनरा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारी बैंक्स हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बैंक मनी रिफर्स टू डिपॉजिट विच आर इन द फॉर्म ऑफ कैश सेव्ड बाय द पीपल। अब यहाँ पे कोई भी फॉर एग्जांपल एक बैंक है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, जाते हैं और यहाँ पर देखो ये 10,000 रुपीज़ होंगे और यहाँ पर बैंक में जाके वो क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे और जब भी उनको चाहिए वो ये जो मनी है इसको विदड्रॉ भी कर सकते हैं। कैसे विदड्रॉ करेंगे, ATM से या फिर डिजिटल पेमेंट की ऐप होती है उससे वो क्या कर सकते हैं, शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि आप जो है अपना जो बैंक मनी है उसको विड्रॉ भी कर सकते हो और इसी के साथ साथ आप जो बैंक मनी होता है ना उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हो, आप चेक से ट्रांसफ़र कर सकते हो और डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे मैंने तो हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं मनी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, महाराष्ट्र से अगर गुजरात में बहुत ज़्यादा मनी लेकर जा रही हो तो मुझे डर लगेगा कि मेरे पैसे कोई चुरा ना ले। 5.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए मैं अपने पूरे बैग में लेकर जा रही हूँ तो मुझे चोरी होने का डर रहेगा। तो मैं क्या करूँगी, मैं सिंपली चेक लेकर जाऊँगी या फिर मैं डिमांड ड्राफ्ट बना लूँगी, तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा और मैं ईज़िली ट्रांसफ़र कर सकती हूँ मनी को, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि जो चेक है और डिमांड ड्राफ्ट है ये एक्चुअल मनी नहीं होती, ये क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होते हैं थ्रू विच डिपॉजिट्स आर ट्रांसफरेबल। क्रेडिट मनी हेल्प करता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। ऑन द बैकग्राउंड ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी कैशलेस ट्रांजैक्शन गेन्ड इंपॉर्टेंस देयरबाय गिविंग राइज टू प्लास्टिक मनी। अब आप देखोगे कि ग्लोबली पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है कैशलेस ट्रांजैक्शन ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंस गेन किया है, जिसकी वजह से जो है प्लास्टिक मनी यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आया है। अब आप देखोगे कि जो प्लास्टिक मनी है ना वो इजी टू यूज़ है और जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत ही यहाँ पे स्मूथली भी हो जाता है ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी। अब एडवांस टेक्नोलॉजी आने की वजह से ही ये पॉसिबल है, क्योंकि पहले के ज़माने में तो ATM हुआ नहीं करते। हमने देखा कि एनिमल मनी था, फिर कमोडिटी मनी आया, फिर मेटालिक मनी आया। तो अब ये जो प्लास्टिक मनी आया है ये क्यों आया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है ना, टेक्नोलॉजी वो एडवांस्ड हो गई है। टेक्नोलॉजी क्या हो गई है, एडवांस्ड हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है हम प्लास्टिक मनी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ATM मशीन्स हैं और ये आप देखोगे कि ये पॉइंट ऑफ सर्विस मशीन होती है, पॉइंट ऑफ सर्विस मशीन। तो इससे क्या होता है, हमारा यहाँ पर स्मूथली ट्रांजैक्शन हो जाता है। डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड्स आर यूज्ड एज अ प्लास्टिक मनी। अब ये लाइन आपको याद रखनी है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड क्या होते हैं, प्लास्टिक मनी होती है। ये फिलअप पे भी आता है, ठीक है। अब और ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया है, तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक मनी जो है यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आया है। ई मनी एंड इलेक्ट्रॉनिक मनी इज़ मॉनिटरी वैल्यू दैट इज स्टोर्ड एंड ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीन्स, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, स्मार्ट कार्ड्स, कंप्यूटर एक्सेट्रा। अब यह आप सभी को मालूम है, जो आज के टाइम पर डिजिटल पेमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है तो आप ज़्यादातर डिजिटल पेमेंट करते हो, मोबाइल ऐप से आप पेमेंट करते हो, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, और आप या फिर अपनी बैंक की ऐप से ट्रांसफ़र करते हो किसी दूसरे पर्सन को पैसे, जो रुपीज़ हैं। तो आप कैसे कर सकते हो, मोबाइल से भी करते हैं बहुत लोग, टैबलेट से करते हैं, स्मार्ट कार्ड से भी करते हैं और कंप्यूटर से भी करते हैं। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक मनी। इट इज़ बैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मनी है ये बैक्ड बाय सेंट्रल बैंक है। और इलेक्ट्रॉनिक मनी जो यूज़ करते हैं परचेज और ट्रांजैक्शन करने के लिए, हम पूरा ग्लोबली यूज़ कर सकते हैं इसको। और जो आपने देखा होगा ना, जो डिजिटल वॉलेट्स करके होते हैं, डिजिटल वॉलेट्स जो है और ऑल्सो फॉर्म ऑफ स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो हमने यहाँ पर सारे के सारे टाइप्स ऑफ मनी कवर कर लिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मनी भी हमने कवर कर लिया है, सारे के सारे टाइप्स ऑफ मनी हमने कवर कर लिए हैं। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या कवर करेंगे, क्वालिटीज़ ऑफ मनी एंड फंक्शंस ऑफ मनी हम कवर करेंगे। जिसने भी एक्सरसाइज की वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।